हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर, और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पे जुड़ चुके हैं आप। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है रोज की तरह करंट अफेयर्स की न्यूज़ के एनालिसिस, यानी कि डीएनए का सेशन है, डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन है, जहां हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की समाचारों पर चर्चा करते हैं। तो फटाफट सभी लोग जो है वो ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर भी कर दीजिए कि सभी जो है वो फटाफट जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर लें और सभी जो है वो क्लासेस का लाभ उठाएं, है ना। तो क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो आप लोग साझा भी कर दीजिए कि आपके सारे मित्र जो हैं वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकें, सारे मित्र जो हैं वो क्लासेस का जो है वो लाभ उठा सकें। और डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है दोस्तों, जैसा कि इसमें हम लोगों ने बात की थी, है ना। और जैसे मैंने मैसेज भी किया आपको कि आज हम लोग बजट पर इकोनॉमिक सर्वे को भी लेकर चलेंगे, साथ में उसका एनालिसिस भी करेंगे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे है क्या। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फटाफट अपने सारे मित्रों को जो है आप जोड़ दीजिए। और इसके तुरंत बाद, मतलब कि 10 बजे जब ये आपका करंट अफेयर की क्लास होगी, तो उसके तुरंत बाद जो है वो आपका ओपन हाउस सेशन है। जिस ओपन हाउस सेशन का आज का जो टॉपिक है वो है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए या करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हम क्या करें। देवो कुमारी, अलका तिवारी, रेखा, रोमा, अनीता, प्रीति पोयम, मुकुल दुबे, सभी का स्वागत है। और सभी मित्रों के साथ फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या है आज के सेशन में। इसके पहले दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। और दोस्तों, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक आपने सेशन को एंजॉय नहीं किया है, अभी तक आपने अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, ये मेरा प्रोफाइल है, ये टेलीग्राम का लिंक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर क्लास के बाद जो है वो टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जो है वो क्लासेस में जुड़ सकते हैं, है ना। अमित मिश्रा, सुमन, स्वागत। तो जो सबसे पहला न्यूज है दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये जो न्यूज है, इसका जो सोर्स है वो सोर्स है आपका डाउन टू अर्थ। क्या सोर्स है? डाउन टू अर्थ सोर्स है। और डाउन टू अर्थ से जो है इसको लिया गया है, न्यूज है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में जो है वो हम क्या कहते हैं? NTD। ठीक है, अब देखिए, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है वो ट्रॉपिकल रीजन्स को जो है वो जानते हैं। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने आपने अपने जीवन में पहले ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रीजन होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इस क्लास में, वो चर्चा क्या करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाली जो बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जिसको कि हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, आज हम उन्हीं बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक क्या है कि इंडिया भी हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया, यानी कि इंडिया में भी इस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। और भारत चाहे तो इस प्रकार की बीमारियों पर रोकथाम लगा सकता है, लेकिन भारत जो है इस पर प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है ना, भारत जो है इस पर प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पर पूरा का पूरा जो है मुद्दा है और इसी पर जो है हम पूरा बात करेंगे। और फटाफट जो है मैं एक बार, ठीक है, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो वेटिंग में चल रहे हैं, तो सभी को जो है वो मैसेज कर दीजिए। अलका तिवारी कह रही हैं कल का ओपन हाउस सेशन बहुत अच्छा था। बिल्कुल अलका, आप लोग की डिमांड थी और मैंने बताया कि लगभग 200 स्टूडेंट्स जो आप लोग के ग्रुप में हैं उन सब की डिमांड थी कि सर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिन पे कि हमें काम करना है, तो कुछ ऐसा टिप्स दीजिए। तो उस पर सेशन था, है ना। टेंशन मत लीजिए, ऐसे जो और भी टिप्स वाले सेशन होंगे, है ना, उस पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप से भी मैंने हटा दिया, आप लोग जो थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में हम बात करें
तो व्हाट वी नीड टू स्ट्रेस ऑन दिस जनवरी 30 एन integrated approach for better access to health care and wash climate action, gender equity and mental health also need focus. विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, जिसके बारे में मैंने क्या कहा कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के बारे में हमने क्या कहा कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि उपेक्षित है। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को जो है हम क्या देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो है, अब देखिए प्रीलिम्स जिनको देना है ना, उनके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो गया है ना। अब इसी में से हमें प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है। तो 30 जनवरी को जो है वो हर वर्ष अगर हम बात करें तो हर वर्ष हम क्या मनाते हैं, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाते हैं। और 74वां जो आपका ये विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 जो है इसमें ये घोषित किया गया। अब इस दिन को मान्यता देने का जो प्रस्ताव है इसके बारे में अगर हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है इसको मान्यता देने का जो है वो प्रस्ताव पेश किया गया और सभी जितने भी आपके सदस्य हैं इन्होंने जो है वो सर्वसम्मति से जो है इसको माना। अब विश्व स्वास्थ्य सभा जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है वो क्या है, एक निर्णय लेने वाली जो है वो संस्था है, ठीक है। कभी भी अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उसका क्या रोल है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी निर्णय लेना होता है वो सारा का सारा जो निर्णय लेता है ये सभा लेती है, विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, ठीक है ना, ले सकते हैं। अब बात हम करेंगे कि ये रोग क्या है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है क्या। तो दोस्तों एनटीडी संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों को हाशिए पर रखने वाले समुदाय को जो है वो सामान्य रोग से, ये रोग जो है दिक्कत होता है उससे। और ये रोग विभिन्न प्रकार के रोगजनक जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परिजीवी के कारण होता है। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, हम जानते हैं कि यहाँ जलवायु में सबसे ज्यादा अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो इस क्षेत्रों में हमें जलवायु में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। खासकर अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, ठीक है, तो भारत के संदर्भ में हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा मौसम में गर्मी, अगर आप उत्तर प्रदेश को ही अपना उदाहरण ले लीजिए तो यहाँ गर्मी भी भीषण में देखने को मिलती है, यहाँ वर्षात भी भीषण देखने को मिलती है, यहाँ ठंडी भी भीषण देखने को मिलती है। तो मौसम में परिवर्तन जब होता है तो मौसम में जब परिवर्तन होता है तो बहुत सारे से रोग हो जाते हैं जो कि वायरस के चलते, बैक्टीरिया के चलते, प्रोटोजोआ के चलते, है ना, इनके चलते जो है या पैरासाइट्स के चलते जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मान लीजिए मौसम परिवर्तन हो रहा है और किसी दिन आप देखोगे कि अच्छी खासी धूप है और किसी दिन देखोगे कि काफी ठंड पड़ रही, तो आप देखोगे कि आपको वायरल अटैक आ गया, कहते हैं ना, वायरल फीवर हो गया, छींक आ रही है, सर्दी हो रही है ना। तो इस प्रकार के हम क्या देखेंगे कि वायरल अटैक हमें देखने को मिलता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज विशेष रूप से अगर हम बात करें तो हमने कहा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है और जहां लोगों के पास जो, अब देखिए जो भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा हमें पता है कि अगर हम स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे या मानव अपशिष्टों का सही तरीके से निपटान नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, किस प्रकार की समस्या होगी। मानव अपशिष्टों का सही प्रकार से निदान, दोस्तों अगर हम बात करें तो ये मुद्दा जो है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन अगर इसमें हम ध्यान देने की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हम इस पर ध्यान नहीं देते। अब तो हम देख रहे हैं कि घर घर जो है वो आरओ लग चुके हैं, लोग जो है वो फिल्टर वाटर पीते हैं, लेकिन आज भी आप कई जगह देखेंगे कि लोग जो है वो तालाबों से पानी या हैंडपंप से पानी जो है वो डायरेक्ट उसका सेवन करते हैं। और चाहे वो ग्राउंड वाटर आपका हो, जिस ग्राउंड वाटर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तालाबों का, नदियों का, कुओं का जिस प्रकार से जो है प्रदूषित किया जा रहा है और उस प्रदूषण की समस्या हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरा हम क्या बात करेंगे दोस्तों, आज भी आप गांव में देखेंगे, वो तो ठीक है कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है वो घर घर शौचालय की योजना बन चुकी है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो शौचालय का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहन बेटियां जो है वो घर से बाहर जाती थी तो घर की सारी इज्जत जो है वो कहाँ, समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन गांव में आज भी हम देखें, अब तो धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है उसके सोच में परिवर्तन हो रहा है, नहीं तो लोग जो है शौच के लिए जो है वो खेतों में जाना ज्यादा प्रदर्शन करते हैं।
अब खेतों में जब लोग जाते थे, ठीक है, तो जो मलमूत्र है या अपशिष्ट है उसका निपटान सही तरीके से नहीं होता था। और कभी बरसात का मौसम हो या कोई मौसम हो तो हम क्या देखते थे कि ये सारे मल या जो भी आपके मानव अपशिष्ट हैं वो जल के द्वारा या जो भी हमारे भोजन है उनके द्वारा कहीं ना कहीं घूम फिर के जो है हमारे परिवार में शामिल हो जाते थे और कई प्रकार की बीमारियां जो है हमें देखने को मिलती थी। तो सामाजिक के साथ साथ अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो काफी अच्छी योजना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक स्वच्छ पानी, हाँ, और देखिए प्रधानमंत्री जी की एक और योजना जो है वो हर घर जल हर घर नल की जो बात हो रही है कि सभी के घर जो है वो शुद्ध टैप वाटर पहुंचे, नल का पानी पहुंचे, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। सुषमा स्वागत, ठीक है। आमतौर पर इन बीमारियों के अनुसंधान और उपचार के लिए तपेदिक, HIV, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में कम धन आवंटित होते हैं। अब देखिए बहुत ये ऐसी बीमारियां हैं जिस बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों के पीछे जो है काफी खर्चा कर देते हैं। सरकार जो है जगह जगह जो है बैनर लगा देती है कि HIV, एड्स से बचिए, है ना, और बचने के लिए आपको बताती है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति से जो है, जैसे होता है ना कि आप जब सेविंग कराने जाएं तो साफ सुथरा ब्लेड यूज करें, है ना, संक्रमित निडल का यूज ना करें, संभोग के समय कॉन्डम का यूज करें। ऐसे करके सरकार के द्वारा जो है वो काफी जो है वो एड्स को लेकर जो है काफी प्रचार प्रसार किया जाता है। मलेरिया के समय भी आप देखिए कि मलेरिया के समय भी हम क्या देखते हैं कि जब मौसम ये होता है तो मच्छरों से किस प्रकार से जो है वो बचाव करने के लिए या मच्छरों को रोकने के लिए जो है काफी। लेकिन जो ये स्वच्छ जल की जब बात करें या साफ सफाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि सरकार के द्वारा इन बीमारियों पे ज्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता है। अब कोविड के समय आप देखेंगे कि कोविड के समय लोग जो है वो थोड़ा सा साफ सुथरा हाइजीन मेंटेन करने लगे हैं, है ना। आप देखेंगे कि जैसे अब कोविड के लक्षणों में अगर हम बात करें तो सर्दी खांसी एक लक्षण ऐसा है जिसको कि हम बहुत ही आम मान के चलते हैं, ठीक है। सर्दी खांसी तो कहा जाता है कि गांव की भाषा में कहा जाता है कि तो घलुआ बीमारी है ना, इसका मतलब कोई मूल्य नहीं, ये हो जाता है। लेकिन हम जाने कि वो वायरल डिजीज है। अब धीरे धीरे लोग जो है मास्क लगाने से लगे हैं, ठीक है। तो पहले अगर आप किसी से देखें कि कोई कहीं छींक देता था तो आप कहते थे अरे भाई हाथ लगाओ, है ना, ऐसे नहीं छींकना है ना, मुंह को ढक के रखो। क्यों? क्योंकि इससे वायरस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले लोग आपकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। जो थोड़ा सा समझदार लोग होते थे वो तो हाथ लगाते थे या रुमाल अपने मुंह पे रख के और उसके बाद क्या करते थे, छींकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए मास्क का चलन होने लगा है ना। लोग हाथ सैनिटाइज, मतलब पहले क्या होता था कि हम क्या देखते थे कि मान लीजिए हम कहीं घूमने गए और नॉर्मली आप देखते होंगे कि आप बाजार घूमने गए और छोले चाट और ये सब की जब दुकानें दिख जाती होंगी, गोलगप्पे की दुकानें दिख जाती होंगी, तो आपका जो जीभ है वो लड़पड़ाता रहता था, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, है ना, या कर पाते हैं और तुरंत आप चाट वाले भैया से कहते हैं कि भैया ये दो और आप लेकर खाते हैं। लेकिन आप हाइजीन मेंटेन नहीं देखते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि साफ सफाई जो है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। और सरकार के द्वारा भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसको रोका जा सकता था लेकिन सरकार जो है वो इसको इग्नोर करती है। दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी जो समस्या हमें देखने को आती है वो समस्या किस चीज की होती है? सांप के काटने की, सर्पदंश की। आप गांव में हमेशा सुनते होंगे कि फलनवा के गांव में जो है वो सांप निकला रहा और उसको काट दिया, बच्चे को काट दिया। और सांप को जब काटा तो फिर कोई मंदिर या कोई बाबा के पास जाते थे, किसके लिए? झाड़ फूक कराने, सांप का विष निकलवाने के लिए, है ना। तो सांप के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो सांप के कोई काटने को भी है सरकार जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है ना, इस पर भी। इसके अलावा खुजली हो गई, जमाई हो गई, ट्रैकोमा हो गया, लिस्मोनियस हो गया, चगास रोग हो गया, ऐसे कई सारे रोग हैं जिसके ऊपर जो है, जो कि आपका क्या है, ट्राइबल क्षेत्र में होने वाले, आपका ट्रॉपिकल रीजन में होने वाले जो डिजीज हैं उसके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। एंटीडीएस लंदन जो उद्घोषणा हुई, इसे एंटीडीएस वैश्विक भार वहन करने के लिए 30 जनवरी 2012 को जो है वो अपनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अधिकारी, प्रमुख वैश्विक दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कई राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधियों ने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में इन बीमारियों को समाप्त करने के लिए जो है वो संकल्प लिया कि इन बीमारी को हम क्या करें, समाप्त करें, इस पर रोकथाम करें। फटाफट एक बार अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। काफी सारे आपके मित्र अभी भी क्लास में जो है उपस्थित नहीं है और करंट अफेयर्स का सेशन जो है इसका सभी लोग जो है वो
लाभ भी उठाते रहिए और सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कीजिए, है ना, कि सभी जो है वो फटाफट जो है वो क्लासेस ज्वाइन करें, है ना। और सारे के सारे स्टूडेंट, आप सभी का जो भैया बेसब्री से इंतजार है, फटाफट ज्वाइन कीजिए क्लास को, ठीक है, और एंजॉय कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही ऐसे सेशन है जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों को सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एनटीडीएस वैश्विक स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों को जो है वो प्रभावित करता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 1 अरब से ज्यादा है। और इस उष्णकटिबंधीय रोग के द्वारा हम क्या देखते हैं कि 1 अरब से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये सारे रोग ऐसे हैं कि बहुत घातक रोग नहीं है। अगर इसका प्रबंधन किया जाए, उपचार किया जाए तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको समय पर जो है वो समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जाता है। लेकिन इन रोगों को अगर हम बात करें तो ये जो रोग हैं वो खासकर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो गरीब क्षेत्र है ना, जो गरीब देश है, जहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो काफी डाइवर्स है, ठीक है ना। और इसके कारण हम क्या देखते हैं कि वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की समस्या जो है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण ये रोग जो है वहाँ के लिए एक समस्या बनी हुई है। कुल 20 एंटीडीज यानी कि ऐसे देश हैं जहां दुनिया भर में 1.7 बिलियन से अधिक लोग जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि एक बीमारी है काला जार की बीमारी, लासिका फाइलेरिया की बीमारी, फाइलेरिया रोग आप जानते होंगे, है ना। तो ये सारी जो बीमारी है आपको जो है देखने को मिलेगा, है ना। फाइलेरिया आप देखते होंगे, हाथी पांव, है ना। तो ये सब पैरासाइट से होने वाले रोग हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो 11 ऐसे रोग मौजूद हैं, ठीक है, जिससे काफी सारे लोग जो है वो प्रभावित हैं। 2021 में अगर हम बात करें तो कालाजार का जो मामला था दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसको रोकने की जो है वो कोशिश की गई, है ना। और काफी ज्यादा जो है इस पे जांच पे जो है वो काम किया गया कि कालाजार रोग जो है वो रुके। और 2020 की तुलना में अगर हम 2021 में भी हम देखें तो जो कालाजार के जो रोग है या जो भी रोग जो कि आपके पैरासाइट्स के कारण होने वाले रोग हैं, 2020 की तुलना में 2021 में हमने देखा कि लगभग 35% की जो है इसमें कमी देखने को मिली। भारत में अगर हम कालाजोर के बारे में बात करें दोस्तों तो कहा यह जा रहा है कि पहले की तुलना में ये रोग की जो मात्रा है वो काफी कम हो रही है और समाप्ति के कगार पे है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये काला जो है मतलब 99% अगर हम बात करें तो इस रोग के ऊपर जो है वो क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। और जल्द ही जो भारत है वो काला जार से जो है वो मुक्त देश जो है वो घोषित हो सकता है। अब भारत के संदर्भ में भारतीय पहल क्या हो रही है इस उष्णकटिबंधीय, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए, तो भारत जो है वो काफी सारा जो है वो प्रोग्राम चला रहा है। जैसे कि 2018 में लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य योजना जो है वो शुरू की गई है। 2005 में भारत, बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों के द्वारा संवेदनशील आबादी को इस रोग से निदान और उपचार के लिए जो है वो रोग निगरानी में सुधार और कालाजार को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के समर्थन से और जो भी क्षेत्रीय गठबंधन उनके समर्थन से जो है वो कार्य किया जा रहा है। भारत पहले ही कई अन्य एनटीडीएस को समाप्त कर चुका है, जिसमें गिनी वर्म, टेक्रोमा और यॉज जो है वो शामिल है। जन औषधि प्रशासन के बारे में बात की जा रही है, जिसमें कि लोगों को जो है इसके लिए मुफ्त दवाएं देने की बात की जा रही है। सैंड फ्लाई प्रजनन को रोकने के लिए स्थानिक क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर अवशिष्ट छिड़काव जैसा कि वेक्टर जनित रोकथाम जो है वो किया जा रहा है। सैंड फ्लाई आप देखते होंगे वो मक्खियां जो कि आपके घर के आसपास जो है वो भनकती होंगी और कभी घर के नालियों में और कभी खानों में आके बैठ जाती। और आप जानते हैं कि मक्खियां जो हैं वो कितना ज्यादा कीटाणुओं को एक जगह से लेकर दूसरे जगह जो है वो जाती। तो इसको भी रोकथाम करने के लिए क्या है, दवाओं को छिड़काव के जो है वो काम किया जा रहा है, ठीक है। सरकार जो है वो लिम्फोडिया और हाइड्रोसिल से प्रभावित लोगों के लिए रुग्णता प्रबंधन एवं विकलांग रोकथाम सुनिश्चित, ठीक है ना। हाइड्रोसिल के बारे में बात करें तो पुरुषों के जो प्रजनन अंग है ना, उसमें पानी का भर जाना जो है, ठीक है, एक समस्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों ने कालाजार और इसकी अगली कड़ी से पीड़ित लोगों के लिए वेतन मुआवजा योजना जो है वो शुरू करने के बारे में बात की, ठीक है। तो दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अभी तक अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं है तो फटाफट जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए
और अगर आप मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाइए, जहां आपको एजुकेटर प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है। एजुकेटर प्रोफाइल लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट जो है अनअकैडमी के ऐप पर मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हैं और वहां मुझे फॉलो कर दीजिए कि जो भी मेरी क्लासेस आती हैं उस क्लासेस का आप लाभ समय पर उठा सकें। आप अपने मोबाइल नंबर से दोस्तों इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मैनेज गोल में यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा है तो आप अनूप उपाध्याय नाम से मुझे सर्च करके जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं कि जो भी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस के लिए आप जो कोड यूज करना है आपको, वो कोड क्या है, अनूप10। इस कोड के माध्यम से जो है वो आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से जुड़कर क्लासेस करने की, मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं अनअकैडमी पर, वर्कशॉप, स्टडी सेशन और मास्टर क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस का आप लाभ उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और मल्टीपल लाइव डाउट क्लिक सेशंस हैं, इन सभी का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट जो है वो जुड़ जाइए और फटाफट जुड़ के जो है आप अनअकैडमी के साथ जो है लाभ उठाइए। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि अगला टॉपिक जो है वो क्या है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इकोनॉमी का ये टॉपिक है और इकोनॉमी का जो ये टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 3 का टॉपिक है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, और टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो क्या है और विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अब जब आर्थिक सर्वेक्षण जो है, जिसमें कि पूरे साल भर सरकार ने क्या किया उसके बारे में सरकार ने बताया कि हर क्षेत्र में हम अपने लक्ष्य में कहाँ तक पहुँच चुके और कहाँ और भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब आर्थिक सर्वेक्षण जो है जो पेश किया गया तो विपक्ष ने जो है उसका क्या किया, घोर जो है वो विरोध किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है ना, इसमें इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है वो कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है ना। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि क्या है ये आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के बारे में बात करें तो संसद के दोनों सदनों में दोस्तों आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी थे और राष्ट्रपति जी के एक तरफ जो है वो लोकसभा के स्पीकर बैठे थे और दूसरी तरफ जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो बैठे हुए थे। और आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो क्या किया गया, संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया गया 2021 और 22 का। अब इस वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना, ठीक है, इसका जो केंद्रीय विषय था वो क्या था, त्वरित दृष्टिकोण। प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट से ये क्या हो गया आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है। तो केंद्रीय विषय क्या है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का, त्वरित दृष्टिकोण। ठीक है ना, अंजलि स्वागत। अब इस सर्वेक्षण में जो है वो क्या की गई कि जो भी आपके ढांचागत विकास है उसको दर्शाने के लिए उपग्रह और भूस्थानिक डेटा का उपयोग करके उसको उजागर करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का जो है वो उपयोग किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एक आर्थिक दस्तावेज है और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में संबंधित डेटा का आधिकारिक और अद्यतन स्रोत माना जाता है ना। मतलब कि किसी भी देश का अगर हम बात करें, भारत के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करें तो साल भर का जो भी इकोनॉमिक डेटा है वो इकोनॉमिक डेटा हमें इस इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जो है वो मिलता है। अब कुल मिला के बात करें तो ये सरकार के द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जो कि सरकार जो है वो देश के वासियों के समक्ष जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से जो है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से जो है वो क्या करती है कि रिपोर्ट जो है वो देश के सामने प्रस्तुत करती है कि सरकार ने जो है पूरे साल भर में जो काम किया उसका आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इस पर जो है सरकार बात करती है। ठीक है ना, और इसमें जो पिछले साल की जो भी
आंकड़े होते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है ना, उसके बारे में जो है आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। और आंकड़ों को प्रस्तुत करने के साथ साथ सरकार का यह भी है कि जो भी चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद है उसके बारे में भी जो है वो बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष ये सारी चुनौतियां हैं और इन सारी चुनौतियों के समाधान के लिए हम क्या क्या रास्ते अपना रहे हैं। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये भारत के जो भी आर्थिक सलाहकार है उनके मार्गदर्शन में जो भी आपके आर्थिक मामलों के जो विभाग, जो भी आपके अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, जो मतलब इसके ऊपर ऑलराउंडर है, उनके मार्गदर्शन में जो है इसको क्या किया जाता है, आपका तैयार किया जाता है। तो इसे प्राय अगर हम बात करें तो संसद के केंद्रीय बजट में पेश किए जाने के एक दिन पहले जो है वो पेश किया जाता है। भारत का पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो 1950-51 में जो है प्रस्तुत किया गया और 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ जो है वो पेश किया गया था। लेकिन 1964 से इसे क्या कर दिया गया, आर्थिक सर्वेक्षण को जो है वो बजट से अलग कर दिया गया और बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले जो है वो क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण को जो है वो जारी किया जाता है। अब इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में किस किस मुद्दे पर चर्चा की गई, क्या क्या आंकड़े बताए गए, उसके ऊपर हम चलते हैं। और अब मैं जो आपके सामने जो चर्चा कर रहा हूं वो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो है या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो बहुत सारे प्रश्न जो है वो बना सकता है, ठीक है ना। तो आप आ जाइए। तो सबसे पहली जो बात होती है जीडीपी की बात की, है ना। जीडीपी हम लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो जीडीपी आप जान ही रहे हैं, किसी भी देश की जीडीपी उसके लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है ना। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में जो है वो 2020-21 में जो 7.3% की गिरावट की बात की गई थी, 2021-22 में कहा गया है कि ये 9.3% जो है वो बढ़ने का जो है वो अनुमान है। 2020-21 में हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था जो है वो कोविड और उसके बाद जो लॉकडाउन लगा था उसमें जीडीपी जो है वो नेगेटिव में चली गई थी, -7.3 हो गई थी, है ना। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि के बारे में बात की गई। वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8 से 8.5% रह सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। 2022-23 में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा और एशियाई विकास बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ये कह रहा है कि भारत का जो आपका ग्रोथ रहेगा जो जीडीपी का वो 8.7 रहेगा और एशियाई बैंक कह रहा है कि 7.5%, यानी कि 7.5 से लेकर 8.5% के बीच में अगर हम बात करें तो जीडीपी के बारे में जो है वो अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है उसके अनुसार 2022-23 में भारत की जो रियल जीडीपी विकास है वो 9% और 2023-24 में जो है वो 7.1% रहने की संभावना जो है वो बताई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की इन 3 वर्षों में अगर हम बात करें तो सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जो है वो आ जाए, है ना। ऐसा इसके बारे इस रिपोर्ट के माध्यम से जो सर्वे है उसके माध्यम से बताया जा रहा है। इसके अलावा बात जो किया गया है वो किया गया है उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, सतत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से वर्ष 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता संभावित संकुचन यानी कि टैपरिंग के विरुद्ध, ठीक है, ये कहा गया है कि भारत को जो है वो पर्याप्त समर्थन जो है वो मिलने की उम्मीद है। संकुचन मात्रात्मक सहजता नीतियों का एक सैद्धांतिक रिवर्सल है जो एक केंद्रीय बैंक के द्वारा लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित। राजकोषीय विकास में अगर हम बात करें तो राजस्व संघर्ष और संग्रह और लक्षित व्यय नीति के परिणाम स्वरूप अगर कहा गया है कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान का 46% के स्तर पर सीमित रखने की जो है वो सफलता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में अनुमान है कि 9.6% की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जो हैं उसमें 67.2% की जो है वो क्या की गई है, बढ़ोतरी दर्ज की गई, ठीक है। यह भी कहा गया है कि यह वर्ष 2019-20 जो कि महामारी का समय चल रहा था, लॉकडाउन के समय चल रहा था और अर्थव्यवस्था चरमराई गई थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि कोविड के सेकेंड वेव में आंशिक लॉकडाउन के कारण हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, पहले के तुलना में यानी कि पिछले साल यानी कि 19-20 की तुलना में 20-21 की बात करें तो 20-21 में जो है स्थिति जो है वो आपकी सही थी। कर राजस्व केंद्र सरकार के प्राप्ति बजट का वो हिस्सा है जो स्वयं केंद्रीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण का, ठीक है। और
कोविड के चलते ऋण में बढ़ोतरी के साथ 2020-21 में केंद्र सरकार ऋण बढ़कर जीडीपी का 59.3% हो गया, जो 19-20 में 49.1% था। ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार जब होगी तो इसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिया है, इंडियन इकोनॉमी स्नैपशॉट, पीआईबी इंडिया के द्वारा जो है ये चार्ट लिया गया है और इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप जान ही रहे हैं कि 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को और आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में आपने देखा कि बजट में एक बात क्या की गई है, आज़ादी के अमृत काल के बारे में बात की गई है, यानी कि आज़ादी के 100 वर्षों के लिए जो है हम अब लक्षित हो चुके हैं और 100 वर्षों में भारत के विकास के लिए हमारी क्या योजना है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ आपके सामने आंकड़ा है। 19-20 में जीडीपी ग्रोथ जो था वो 4.0 था, 20-21 में जीडीपी ग्रोथ जो था वो -7.3 था, 21-22 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.2 है और 22-23 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8 से 8.5% रहने का जो है वो अनुमान जो है, जो कि इस मैप के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ। फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करें तो 18-19 में फिजिकल डेफिसिट जो था वो 3.4% था, 19-20 में 4.6% था, 20-21 में 9.2% था और 21-22 में 8.8% के बारे में बात की जा रही है कि जो राजस्व घाटा जो है वो 9.9% था। लेकिन इस बार जो बात किया गया है, इस आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि राजस्व घाटा जो है वो पहले की तुलना में अगर हम देखें तो कम होने के चांसेस हैं। इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन में जो है ना, मुद्रास्फीति के बारे में जो बात की गई है उसमें कहा गया कि 18-19 में जो मुद्रास्फीति जो 3.4% थी वो 21 बार जो है वो कितने ही 5.2%, यानी कि अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति जो है उसमें वृद्धि हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किसी भी देश के लिए जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो काफी आवश्यक होता है किसी भी देश, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आप खरीद फरोख्त करते हैं, जो भी आप आयात करते हैं, उसके लिए जो है आपको क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत आवश्यकता है ना, क्योंकि आपका रुपया तो वहां चलेगा नहीं, तो एक सर्वमान्य जो आपके लिए जो एक्सचेंज है उसको आप यूज करेंगे खरीद फरोख्त के लिए, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज की बात की जाए तो 18-19 में जो फॉरेन एक्सचेंज 412.9 था वो इस समय 633.6 हो गया, यानी कि यूएस बिलियन में ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, यूएस बिलियन डॉलर में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो 18-19 की तुलना में 21-22 में लगभग अगर हम देखें तो 200 के आसपास जो है वो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में जो है वो वृद्धि। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और फिशिंग के क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई है तो 18-19 में जो 2.6% था, 19-20 में वो 4.3% था, 20-21 में 3.6% था और 21-22 में जो है वो 3.9% है। यानी कि 18-19 और 20-21 की तुलना में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री फिशिंग जो है वो काफी बेहतर है। ठीक है ना, लेकिन 19-20 की तुलना में जो है वो डाउन है। औद्योगिक क्षेत्र के समृद्धि के बारे में यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में जो बात की गई है, कहा गया कि 18-19 में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो 5.3% था, 19-20 में -1.2% था, 20-21 में -7% था और वही 21-22 में अगर हम बात करें तो हम -7% से 11.8% जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो हमने क्या किया है, समृद्धि लाया है। तो अगर आप देखें तो 11.8 और 7% अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 18.8% जो है वो आपने ग्रोथ किया है। लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव में थे, वहां से फिर हम पॉजिटिव में आए, जीरो पे आए और फिर जीरो से जो है वो हम औद्योगिक क्षेत्र में हमने समृद्धि की। तो ये आपको दिख रहा है। सेवा क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में 18-19 में अगर हम बात करें तो 7.2% था, लेकिन वही 20-21 में हम बात करें क्योंकि कोविड के समय लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के चलते आप जानते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है ना, जो टर्सरी सेक्टर होता है। तो सेवा क्षेत्र जो है वो आपका नेगेटिव में था, लेकिन 21-22 में अगर सेवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो 21-22 में सेवा क्षेत्र में जो सुधार हमें देखने को मिल रहा है वो 8.2% देखने को मिल रहा है। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो 18-19 में जो फिस्कल डेफिसिट 3.4% था, 20-21 में जो फिस्कल डेफिसिट 9.2% था वो घटकर 21-22 में 6.8% हो गया है ना। तो इसको भी आप रख लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है कि फिस्कल डेफिसिट में क्या। फॉरेक्स रिजर्व आपको मैंने बताया भी, एक अलग से आपको यहाँ
ये दिख भी रहा है, इसको अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से फॉरेन रिजर्व जो है, जो कि यूएस बिलियन डॉलर में है, तो अभी तक जो है इसमें आपको वृद्धि जो है वो साल दर साल जो है, वर्ष दर वर्ष जो है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल रही। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के बारे में बात करें, खाद्यान्नों पे अगर हम बात करें, तो 2017-18 से लेकर 2020-21 तक अगर हम देखें, तो हर साल हम क्या देख रहे हैं कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है वो बढ़ोतरी जो है वो करते चल रहा है। जो 17-18 में 285 मिलियन टन के आसपास हमारा खाद्यान्न का उत्पादन होता था प्रत्येक वर्ष, फिर उसके बाद 18-19 में हमने देखा 285.2 मिलियन टन के आसपास जो है वो उत्पादन आपको दिख रहा है। 19-20 में 297.5 मिलियन टन के आसपास दिख रहा है। वो इस बार 308.6 मिलियन टन के आसपास जो है वो आपको फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन जो है वो दिख रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके भी स्क्रीनशॉट को आप शेयर कर सकते हैं ना। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक चार्ट के माध्यम से हम इकोनॉमी को समझ रहे हैं। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में बात किया गया कि भारत के वाणिज्यिक निर्यात और आयात की बेहतरीन रिकवरी और चालू वित्त वर्ष के दौरान कोविड महामारी से पहले स्तरों में जो है वो क्या हो गया है, इससे अत्यधिक हो गया है। पर्यटन का क्षेत्र हमने देखा कि काफी ज्यादा जो है प्रभावित हुआ है ना, क्योंकि भारत में जो है आप जान ही रहे हैं कि इंटरनेशनल जो भी फ्लाइट्स हैं वो रोक दी गई हैं, तो बहुत सारे जो लोग भारत में घूमने के लिए आते थे, पर्यटन के लिए आते थे, ठीक है ना, तो महामारी के कारण जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी हो रही है, बैंकिंग पूंजी में सुधार हो रहा है, अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार एचडीआर आवंटन का जो 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर 56.6 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत जो है वो चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा वाला जो है वो भंडार बन गया है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये भी आपसे प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व के विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। और इसके ऊपर जो है वो 3 देश हैं, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये जो है वो प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है ना। मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता के बारे में अगर हम बात करें, तो समग्र प्रणाली में तरलता अधिशेष की जो स्थिति बनी है 2021-22 में, रेपो दर जो है वो 4% जो है वो बनी रही है ना। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली जो है कहा जा रहा है कि इसने भी अच्छे से जो है वो अपना कार्य किया है। ठीक है, और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल अनुपादक अग्रिम अनुपात जो 11.2% था वो घटकर 6.9% हो चुका है। ठीक है, पूंजी बाजारों के लिए जो है कहा जा रहा है कि वर्ष जो है वो काफी असाधारण रहा। अप्रैल से नवंबर 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ से 89,066 करोड़ रुपए जो है वो अर्जित किए गए हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये पूरे 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में सबसे ज्यादा आईपीओ के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, धन अर्जित किया गया है। मूल्य और मुद्रास्फीति के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति में जो सुधार है वो 5.2% की हुई है, जो कि 2020-21 में जो है वो सुधार जो है वो 5.2%, 6.6% की थी, है ना। हमने देखा था कि महंगाई जो है, जैसे तेल के दाम में बहुत सारे जो दाम है ना, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप आपने देखा था कि सरसों तेल के दाम भी बढ़ गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल किया गया, तो मुद्रास्फीति जो है उसमें भी आपकी गिरावट देखने को मिली। ठीक है ना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पे जो बात की गई, इसमें कहा गया कि नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स तथा डैशबोर्ड पर भारत का जो समग्र स्कोर 2020-21 में, उसमें भी 66 का जो है सुधार हो गया। 2019-20 में ये 60 पे था और 2018-19 पे जो है वो 57 पे था। ठीक है, इसके अलावा जो बात की गई है, ठीक है, वो बात किस पे की गई है, और भारत जो है वो विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश जो है वो बन गया है, ऐसा इसमें बताया गया है ना। इसके अलावा जो बात की गई है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। काफ़ी सारी बातें जो है मैंने कह दिया। स्टार्टअप जो है, जो कि इस समय जो सबसे
बड़ी बात बनी है सतीश क्लासेस, स्वागत है। स्टार्टअप्स का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात हुई है। तो भारत अब अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है ना। और 2021-22 में जो इसकी संख्या 14,000 से अधिक जो है वो हो चुकी है, जो कि 2016 में मात्र 735 जो है वो स्टार्टअप्स आपको देखने को मिला था, स्टार्टअप्स कंपनियां। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल कर लिया है। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 जो है वो हो गई है, और अधिकांश जो है वो सेवा क्षेत्र में। सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार के ऊपर जो बात किया गया है वो कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक अंतिम तिमाही के दौरान जो है वो वापस पूर्व महामारी स्तर पे जो है वो आ गया है। यानी कि महामारी के समय जो रोजगार की समस्या थी वो महामारी से पहले जो रोजगार का जो स्तर है उस पर हम इसको ला चुके हैं। मार्च 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक जो है वो आ चुका है। जैसे कि शहरों में हमने देखा था कि महामारी के कारण काफी औद्योगिक खल कारखाने जो है बंद हो गए थे, जिसके चलते हम क्या देख रहे थे कि लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। लेकिन जैसे स्थिति ठीक हुई, लोग फिर से अपने काम धंधे पे वापस आ चुके हैं। यानी कि जितना रोजगार महामारी के पहले था उतना रोजगार जो है हमने जो है वो दे दिया है। सामाजिक अवसंरचना में बात जो किया गया वो कहा गया कि सामाजिक सेवा जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का जो व्यय है 2014-15 में 6.2% था, ठीक है ना, वो 8.6% के आसपास जो हो चुका है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के बारे में बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो शिशु मृत्यु दर 5 वर्षों से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है। अस्पताल प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019 से 2021 में जो है वो वृद्धि जो है वो देखने को मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल प्रदान करने वाले जिले बन गए हैं। हर घर जल मतलब कि नल के माध्यम से जो है वो हर घर जो है वो जल पहुंचाने के बारे में बात की गई और कहा गया कि देश के जो 83 जिले हैं उसमें पूर्ण रूप से जो है इस योजना को जो है वो चालू कर दिया गया है। महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए निधियों का जो है वो अधिक आवंटन किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा केंद्रीय बजट 2021-22 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और जरूरतों को पूरा करने तथा उभरती बीमारियों को पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए नए संस्थान बनाने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो बात की गई थी वो कहा गया कि भारत में जो है जो टीकों के बारे में बात किया गया, कोविड-19 के टीके जो है वो तैयार हो रहे हैं और भारत के 2 कोविड-19 के जो टीके हैं उसकी शुरुआत की गई, ठीक है। एक आपका कोविड-19 पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन जो कि आपका कोवैक्सीन थी, और दूसरा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा जो आपकी जो वैक्सीन है ना, तो इनकी जो शुरुआत की गई है, ठीक है। टीकाकरण जो है वो देखा जा रहा है। तो ये सारा जो है इसमें जो है चर्चा की गई है आपकी इकोनॉमिक सर्वे में। दोस्तों ये कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आप लोगों का, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अभी समय काफ़ी कम है तो मैं देखता हूँ ये जो बजट का जो टॉपिक है ना, आज रात को इकोनॉमी के सेशन में जो है या तो इसको चर्चा कर देंगे या मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि बजट में जो है वो क्या क्या बातें की गई हैं, है ना। इसके बाद क्योंकि हम लोग को MCQ भी लेकर चलना है और 10:05 जो है उसमें हम लोग ओपन हाउस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका PM मोदी का जो बजट है, ठीक है, गतिशील योजना, इसके ऊपर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये कुछ बैचेस है, अभी हम लोग MCQ पे आ जाते हैं। ये कुछ बैचेस है, इसका आप लाभ उठाइए। ये कुछ बैचेस है, इसका आप लाभ उठाइए। ये कुछ बैचेस है, इसका लाभ उठाइए। दोस्तों अनअकैडमी का UPPSC और UPSSC का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप UPPSC अपर, लोअर PC, RO, UPSI, UPSSC पेट, लेखपाल, BO और ऑप्शनल कोर्स का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 का कोड यूज करके क्या कर सकते हैं आप, अनूप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप लाभ उठा सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आपको इतने सारे क्लासेस के जो है वो ऑफर मिलेंगे। ये फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। 24 महीने है ना, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने, जिसमें आपको 24 महीने की फी 13,600, 12 महीने की 9,350, 6 महीने की 7,650, 3 महीने की 4,250 और 1 महीने का 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही दोस्तों आप कोड यूज करोगे, क्या, जैसे ही आप कोड लगाओगे दोस्तों ANUP10
वैसे ही आपके फीस में 10% का जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। और 24 महीने की फी 12,240, 12 महीने के 8,415, 6 महीने के 6,885, 3 महीने के 3,825 और 1 महीने का 1,530 रुपये जो है वो हो जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर, घर बैठे बैठे यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ यूपी बिहार की तैयारी आप कर सकते हैं। बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिया जा रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन को। और पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? और आपका समय शुरू होता है। तो ये पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर था। और दोस्तों जिन्होंने कहा मध्य प्रदेश, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। मध्य प्रदेश जो है वो आपका राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना की शुरुआत की है? योग योजना, सेहत योजना, कर्म योजना या बचत योजना? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सेहत योजना, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से जो है वो स्वास्थ्य सेवा लेने और सेवानिवृत्त सैनिक और सेवारत सैनिक कर्मियों के लिए दवाओं का होम डिलीवरी को ये योजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 से कितने साल कर दी है? 62, 61, 63 या 65? दोस्तों जिन्होंने कहा 62 साल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। 62 साल जो है वो आपका राइट आंसर है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 2 फरवरी या 18 अगस्त? तो दोस्तों जिन्होंने कहा 2 फरवरी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। 2 फरवरी जो है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल जीवे रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। और आपका टाइम जो है शुरू हो चुका है। दोस्तों जिन्होंने कहा लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने
जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया? हिथ स्ट्रिक, ब्रेंडन टेलर, डंकन फ्लेचर या जॉन ट्रैकॉस? रोमा, अलका, अंजलि, अनीता, मुकुल, अमित। लाइक शेयर भी कर दीजिए। शाम को 4 बजे आपकी ज्योग्राफी की सेशन, इन्वायरमेंट का सेशन होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ नया शुरू करने के लिए, और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा, है ना, फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा ब्रेंडन टेलर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ब्रेंडन टेलर जो है वो आपके राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान को जो है वो सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा किया? 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 29,000 करोड़? और इसके तुरंत बाद आप लोग को जो है वो ओपन हाउस सेशन में जुड़ना है, ध्यान रखिएगा। ओपन हाउस सेशन जो है उसमें जुड़ना है, और फिर 2 बजे आप लोग के प्लस की जो ज्योग्राफी क्लास चल रही है उसमें तो जुड़ना ही है, और शाम को 8 बजे जो आपकी इकॉनमी की क्लासेस चल रही है उसको भी जुड़ना। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड भी सेशन देख रहे हैं इसको, वो भी इसको फीडबैक अपना जरूर दे दें। 10:05 से आपका सेशन है ओपन हाउस सेशन, जिसमें करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा 20,000 करोड़, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 या 2026-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? 8 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन? आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो तुरंत बाद आप लोग जैसे ही सेशन हो, क्योंकि 10:04 हो चुके हैं, और जैसे मैं सेशन को ख़त्म करूंगा वैसे ही आपका करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, कैसे तैयार करें का ओपन हाउस सेशन जो है वो आपका चालू हो जाएगा। मात्र कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, मात्र कुछ सेकंड। लिंक मैंने भेजा है, कोशिश कीजिएगा उस लिंक के माध्यम से अगर जुड़ सकें, नहीं तो आपको, ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर, वो सभी के उत्तर जो है सही। और दोस्तों, स्पेशल सेशंस आप जानते हैं कि रोज रात 8 बजे मैं इकॉनमी का स्पेशल सेशन लेकर आता हूं, जिसमें इकॉनमी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं। तो इकॉनमी का सेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो स्पेशल सेशन को आप ज्वाइन करना ना भूलें। स्पेशल सेशन रोज 8 बजे रात में जो है ना, 8 PM जो है वो आपको स्पेशल सेशन देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो अनलॉक कोड यूज करना है, वो अनलॉक कोड क्या है? अनुप 10 है। इंडियन इकॉनमी का जो है वो सेशन चल रहा है, ठीक है, तो इसको करना जो है वो ना भूलें, ठीक है। और ये टेलीग्राम लिंक से आप जुड़िए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले हर क्लासेस का आप लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अभी ओपन हाउस सेशन में 10:05 पर, जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे आपके साथ। उसके बाद प्लस पे 2 बजे और रात को 8 बजे इकॉनमी में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। और मानसिक रूप से मजबूत रहने की आवश्यकता है, दिमाग को इधर उधर भटकाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना, आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।